करते हैं कैनरा बैंक पे, जहां पे बैंक ने नतीजे जारी किए और नतीजों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कैनरा बैंक के ईडी मिस्टर हरदीप सिंह आलूवालिया जी जुड़ चुके हैं। हरदीप जी नमस्कार, मैं सृष्टि हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीना स्वदेश पे। और सबसे पहले तो नतीजों पे आपसे कुछ नंबर्स पे आपकी गाइडेंस जानना चाहेंगे। नंबर्स अगर हम देखें तो आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम वहाँ पे 14% की साल दर साल बढ़त देखने को मिली है, और साथ ही इसके चलते जो है करीब 5% का अपटिक आपके एनआईआई में भी देखा गया है। इसके सामने आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स भी थोड़े बढ़ते हुए दिखे हैं, आपकी यील्ड्स ऑन एडवांसेस जो है वो थोड़ी सी घटी है। तो ओवरऑल एक आउटलुक इन सभी इंपॉर्टेंट नंबर्स पे आने वाले एक साल के लिए आपका क्या है? किस तरीके से कॉस्ट ऑफ फंड शेप्स हो सकते हैं, किस तरीके से आपकी एनआईएम्स मूव करेंगी? पहला जवाब आपका जो निम को लेके है, तो फर्स्ट क्वार्टर में यस वी हैव सीन दैट our NIM has reduced from 3.05 to 2.90, but in the first quarter हमारा जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन था, देयर वाज सम लिक्विडिटी क्रंच इन द मार्केट। उसके कारण जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पे हायर इंटरेस्ट पे हम लोगों ने डिपॉजिट्स कुछ लिए, उसके कारण क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ को मेंटेन करना था, क्रेडिट ग्रोथ हमारी ऑल्दो इट इज लुकिंग लाइक 9.8%, मगर हम लोगों ने इस क्वार्टर में लगभग 22,000 लो कॉस्ट क्रेडिट हम लोगों ने शेड ऑफ किया और हम लोगों ने अपने रैम सेक्टर को इम्प्रूव किया। हमारा रैम सेक्टर में हमारी यील्ड्स बढ़ी है। अगर हम लोग देखते हैं रैम क्रेडिट हमारा ग्रोथ है 12.26%, उसमें रिटेल में हमारा ग्रोथ है 23.54%। So going ahead in NIM, we see that some improvement in NIM will take place provided liquidity in the system is there. Regarding net interest income को आपने लिया, net interest income में due to RBI regulation that penal interest not to be charged, it has to be treated as other charges, उसके कारण जो shifting हुआ, उसके कारण net interest income में थोड़ा stagnation दिखाई दी। हरदीप जी देखिए, नतीजों पे तो आपने गाइडेंस भी दी है, पर एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे आपसे जानना चाहेंगे कि उसको लेकर क्या कुछ प्रोग्रेस है। वो है आपकी लिस्टिंग, जो कि लिस्टिंग ऑफ कैनरा रेपको, कैनरा एचएसबीसी इंश्योरेंस, इनकी लिस्टिंग की क्या कुछ तैयारियां हैं और कब तक होते हुए हम देख सकते हैं? हमारी दो सब्सिडरीज पे हम लोग लिस्टिंग देख रहे हैं, एक कैनरा रिबेको म्यूचुअल फंड और कैनरा एचएसबीसी। कैनरा रिबेको म्यूचुअल फंड हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर पे हम लोग इसकी लिस्टिंग होते हुए देखेंगे और कैनरा एचएसबीसी की लिस्टिंग भी अंडर प्रोसेस है और वो हम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसकी लिस्टिंग होते हुए देखेंगे। सर एक और चीज़ बताइए, ये जो आरबीआई ने एलसीआर नॉर्म्स को थोड़ा सा सख्त करने का, टाइटन करने का जो प्रस्ताव रखा है, ड्राफ्ट जो गाइडलाइंस जारी की है, अगर ये मान लीजिए हकीकत हो जाती है, अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है और इससे कितना असर पड़ेगा बैंकों पर? जी, जो कल ड्राफ्ट गाइडलाइंस इश्यू हुई हैं एलसीआर पे, वो रन ऑफ फैक्टर ऑन दी डिपॉजिट्स व्हिच आर हैविंग मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी, उस पे एडिशनल 5% रन ऑफ फैक्टर प्रपोज किया गया है। लेकिन हमारा बैंक ऑलरेडी 139% एलसीआर पे आज की डेट पे है और जून की स्थिति पे था और आरबीआई का मैंडेटेड नॉर्म है 100%, मगर हम लोगों ने अपना इंटरनल एलसीआर 120 पे बैक किया है। सो हम वी डोंट सी दैट कैनरा बैंक इज गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस न्यू नॉर्म्स। सर जरा सिंप्लीफाई करके आप बता पाएंगे हमारे दर्शकों के लिए कि रन ऑफ फैक्टर की जो बात हो रही है डिजिटल बैंकिंग के मद्देनजर, ये क्या चीज़ होती है और किस तरह से इम्पैक्ट करेगा ये? जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है उसमें ये देखा जाता है कि हमारे पास लिक्विड एसेट्स टू मैच नेक्स्ट 30 डेज वो है कि नहीं है और किस स्थिति पे है, तो उसके हिसाब से एलसीआर का कंप्यूटेशन किया जाता है और हर एक बैंक पे 100% का बैंक शुड पोजीशन टू मीट इट्स लायबिलिटी फॉर 30 डे नेक्स्ट 30 डेज, उसके लिए 100% एलसीआर नॉर्म रखा गया, उसका एक कंप्यूटेशन मैकेनिज्म है और उसमें रन ऑफ फैक्टर भी एक गाइडेंस है।
तो ये माना जाता है कि अगर मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज हैं, तो उसमें कुछ चांसेस रहते हैं कि पीपल में डाइवर्ट देयर डिपॉजिट्स टू अदर असेट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स। सर एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए थोड़ा सा ग्लोबली भी माहौल बन रहा है रेट कट को लेकर। यूएस फेड शायद अभी जो अपकमिंग जो उनकी बैठक है, पॉलिसी मीट है, उसमें फैसला ले लें। आप लोग कितने तैयार हैं और क्या जो ग्राहक है वो उम्मीद करे कि थोड़े लोन सस्ते हो जाएंगे आने वाले दिनों में? अभी तो लास्ट जो इसकी बैठक थी, आरबीआई की बैठक में, उसमें तो रेपो रेट अनचेंज रखा गया है। डेफिनेटली अगर आने वाले दिनों पे फेड में वो रेट होते हैं तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट इंडियन मार्केट्स में भी होगा। अच्छा हरदीप जी, एक और चीज़ जो हम आपसे समझना चाहेंगे, अगर हम आपका कैश टू डिपॉजिट रेशियो देखें तो वो 73% पे आया हुआ है। क्या ये अभी ठीक लेवल्स पे आप इसे देख रहे हैं, या आने वाले समय में क्या बैंक की कोई और फंड जुटाने की तैयारियां हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती है? एलसीआर नॉर्म में लास्ट ईयर आपने देखा कि एक आरबीआई ने कुछ डायरेक्शन कुछ बैंक्स को दिया था कि इट हैज टू बी बिलो 75%। सो अकॉर्डिंगली आवर बैंक इज पोजीशनड एट 73%। हम लोगों ने कॉन्शियसली ज्यादा क्रेडिट ग्रोथ नहीं किया। ऑलरेडी दिखता है हमारा क्रेडिट ग्रोथ एट 9.86%, मगर एक्चुअल टर्म्स में ये कहीं ज्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने लगभग 22,000 जो जिसमें हमारा कॉर्पोरेट एडवांसेस जहां पे हमारी लो यील्ड्स थी, उसको इस क्वार्टर पे शट ऑफ किया है। प्रीवियस क्वार्टर पे भी हमने ये एक्सरसाइज की थी। उसके कारण हमारा जो कॉर्पोरेट एडवांस में हमारा यील्ड दैट हैज इंप्रूव्ड टू 8.29%। सो बैंक इज वेल पोजीशन्ड फॉर दैट। हरदीप सर, अगर हम एमएसएमई की अगर बात करें तो बजट में काफ़ी सारे उनके लिए प्रावधान किए गए हैं। आपको कितनी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और क्या जो एमएसएमई सेगमेंट से आपकी जो ग्रोथ है, हम मान के चलें कि आप उसको लेकर बुलिश हैं? जी हाँ, एमएसएमई सेक्टर पे जो रियायतें बजट पे दिए गए हैं उससे हम लोग थोड़े बुलिश हैं, और एमएसएमई क्रेडिट में हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों पे कि एमएसएमई सेक्टर पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऑलरेडी कैनरा बैंक ने इस क्वार्टर पे मोर देन 2.42% ग्रोथ किया है एमएसएमई पे, और आने वाले दिनों पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे और ट्रैक्शन बनता हुआ, क्योंकि मुद्रा लोन्स की लिमिट बढ़ी है और एसएमए में कुछ रियायतें दी गई हैं, तो इसका असर डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर पे आएगा। हरदीप सर, एक और चीज़ बताइए सर, आप चूंकि हमारे साथ जुड़े हैं तो आपसे पूछ लेते हैं, हालांकि आपके बैंक के बिजनेस से ज़्यादा सरोकार नहीं होगा। ऐसी खबरें चल रही हैं और ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि हो क्या रहा है कि बैंकों के ब्रांचों में ना डिपॉजिट्स का संकट उठ रहा है, क्योंकि जो नए लोग हैं, जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, वो रूट कर रहे हैं अपना पैसे स्टॉक मार्केट में। क्या इस तरह की आपने भी कुछ सुना है, या फिर आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है डिपॉजिट्स को लेकर? डिपॉजिट्स में अगर आप हमारी देखिए तो हमारे बैंक में बहुत अच्छी ग्रोथ है, 11.97% की ग्रोथ है, और रिटेल टर्म डिपॉजिट हमारा 10.38% है। कुछ पोर्शन जरूर हो सकता है कि कुछ पोर्शन डाइवर्ट हुआ हो, लेकिन हमारे बैंक में उतना ज्यादा असर नहीं है, और काफी अच्छा ग्रोथ डिपॉजिट्स में हमको देखने को मिला है इस क्वार्टर पे, और इस फाइनेंशियल ईयर पे भी हमने देखा। सेविंग्स में जरूर थोड़ी कम म्यूटेड ग्रोथ है, लेकिन सेविंग्स में भी अगर आप देखिए तो इंडिविजुअल में काफी अच्छी ग्रोथ है हमारी, इंस्टीट्यूशनल में थोड़ी कम ग्रोथ हुई है, तो डिपॉजिट्स ग्रोथ हमारा अच्छा चल रहा है। ठीक है, बढ़िया है सर, बढ़िया विस्तार से आपने सारी की सारी चीज़ें और जो भी रिलेवेंट चीज़ें हैं, एक कंज्यूमर के लिहाज से, एक स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर के लिहाज से, और आपके जो निवेशक हैं, आपके बैंक में जो शेयरधारक हैं, उनके लिहाज से भी आपने बड़े अच्छे से सारी चीज़ें विस्तार से बताई हैं और फटाफट आपने सारे जवाब दिए। अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच सर।